गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेल दे रखे हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके हमें क्या करना है, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब सेलों का यदि अपन कनेक्शन करते हैं तो इसमें अपने को ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कौन सा इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है ना। वही सेलों का जो कनेक्शंस होगा या संयोजन जो होगा वो दो तरीके का हमारे पास होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहला जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम, सीरीज। और दूसरा अगर अपन बात करते हैं, दूसरा संयोजन हमारे पास कैसा होगा, समांतर क्रम, या मैं इसको लिख सकता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। या ध्यान रखना समांतर को एक नाम और जानते हैं, अब तो दो बार यूज कर चुके, तीसरी बार यूज कर रहे, पार्श्व क्रम संयोजन। दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिस्कस करते हैं अपन सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट और स्मॉल आर इक्विवेलेंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास दो सेल दे रखे हैं, ये पहला सेल दे रखा है जिसका ईएमएफ मैं मान के चलता हूँ आपके पास दे रखा है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R1। एक दूसरा सेल ले लेते हैं, ये दूसरा सेल दे रखा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास R2 और ईएमएफ जो दे रखा है वो दे रखा है E2। ठीक है ना। ये फर्स्ट सेल दे रखा है, ये सेकंड सेल दे रखा है। ये फर्स्ट सेल का आपके पास ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेकंड सेल दे रखा है जिसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके नेगेटिव टर्मिनल को इसके प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब कोई कहेगा सर अगर माइनस कनेक्ट होता तो क्या होता, वो भी डिस्कस कर लेंगे अपन, लेकिन अभी कैसे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर मान के चलो अगला होता, कोई तीसरा होता तो फिर प्लस माइनस, चौथा होता तो फिर प्लस माइनस। मैंने लिख दिया इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया B और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया C। अभी देखोगे ये सेल का जो कनेक्शन है ये ओपन सर्किट के अंदर है, किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जैसे ही मैं इसके अक्रॉस कोई आउटर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध जोड़ता हूं और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ देता हूं, जैसे ही बाह्य प्रतिरोध को जोड़ूंगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ता हूं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। और इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होता है और इस करंट की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, कैपिटल I। इस करंट की वैल्यू जो मानते हैं वो कितनी का आपके पास करंट मान लेते हैं, I मान लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट C। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान के चलता हूँ VA, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान के चलता हूँ VV और इस पॉइंट पर मान के चलता हूँ VC। ठीक है, पॉइंट A पर मानते हैं VA, पॉइंट B पर पोटेंशियल मानते हैं VV और पॉइंट C पर पोटेंशियल मानते हैं VC। कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके पास, कैपिटल I। देखो पूरा आपके पास कैपिटल I, पूरे में सेम करंट होगा, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, पूरे में I करंट फ्लो हो रहा। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A और B के बीच में विभवांतर निकालता हूँ या टर्मिनल वोल्टेज निकालता हूँ, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के सिरों पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है ना। तो अपन क्या कहेंगे, बिंदु A व B के मध्य, बिंदु A व V के मध्य, A व B के मध्य, A व B के मध्य ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बोलो, E1 माइनस IR1। कहाँ से आया ये, सुनो, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। बच्चों अब टर्मिनल वोल्टेज निकालोगे तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये तो हो गया टर्मिनल वोल्टेज। EMF कितना हो गया बताओ, E1।
करंट आई फ्लो हो रहा है, आई की जगह आई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, इक्वेशन नंबर 1। अब V और C के बीच में निकालते हैं, तो बिंदु B और C के बीच में निकालेंगे, तो B और C के बीच में बताओ, V और C के बीच में क्या होगा, V व C के मध्य, बोलो V और C के मध्य क्या होगा, VV माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। BB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं मान के चलो इस पूरे कनेक्शन को किसी नए सेल से जोड़ देता हूँ, मतलब किसी नए सेल को जिसका हम इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन R इक्विवेलेंट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो बताओ क्या होगा, A, और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या होगा, C होगा या नहीं? तो इट मीन्स अगर कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन के लिए तो ये हमारे पास VA माइनस BC होगा। क्या होगा बताओ, VA माइनस BC होगा। तो इट मीन्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यदि इक्वेशन 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये आया VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। माइनस VB प्लस VB आपस में कैंसिल आउट, ये अपने पास बोलो कितना हो गया, VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2, माइनस I को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, R1 प्लस R2, ये मेरे पास बचेगा। कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में? अब वापस आ जाओ, अगर मैं इस सर्किट को ऐसे मान लेते हैं, हम ऐसे मान लेता हूं मैं, मतलब इस पूरे कनेक्शन को E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट से चेंज कर दिया, तो करंट तो वही I फ्लो होगा ना, ये V है, ये VC है, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे बोलो, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। यस और नो बच्चों, E इक्विवेलेंट माइनस बोलो क्या निकालोगे, IR इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 की कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। VA माइनस VC, VA माइनस VC मतलब V इक्विवेलेंट लिख देता हूँ उसको, E इक्विवेलेंट की जगह क्या दे रखा है, E1 प्लस E2, तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया E1 प्लस E2। I की जगह I दे ही रखा है, और R इक्विवेलेंट की जगह बताओ क्या हो गया, R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यदि सेलों का सीरीज कनेक्शन करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट जो EMF होता है, तुल्य विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ मैं बीजगणितीय एलजेब्रिक सम बोल रहा हूँ, यहाँ पर केवल ऐड बोल रहा हूँ, बीजगणित नहीं लगाया। यहाँ प्लस माइनस क्यों जोड़ा, मतलब बीजगणित एलजेब्रिक। अगर कनेक्शन ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तब तो करोगे E1 प्लस E2 प्लस E3, और अगर मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे माइनस माइनस कनेक्ट होते हैं, तो इसको काम में लोगे E1, इसको काम में लोगे माइनस E2, और इसको काम में लोगे बताओ प्लस के E3। ऐसे चल रहे हैं ना अपन, तो ये लोगे प्लस के E1, इसको लोगे माइनस के E2, इसको लोगे प्लस के E3। जबकि रेजिस्टेंस के अंदर चाहे ऐसे कनेक्शन हो चाहे सिंपल इस तरीके से कनेक्शन हो, दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास R इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो वही कितनी रहेगी, R1 प्लस R2 रहेगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपके पर? दोबारा देख लेते हैं अपन, A और B की बात करते हैं। इसके लिए टर्मिनल वोल्टता निकालनी, B और C के बीच में टर्मिनल वोल्टता निकाल दी, रिजल्टेंट VA माइनस BC निकाल दिया, और इसकी कंपैरिजन कर दिया अपन ने V इक्विवेलेंट और किससे कर दिया, आपके पास E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट से कंपैरिजन कर दिया, तो हमारे पास ये E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मान के चलो N सेल दे रखे,
कितने सेल दे रखे? n। सबका ईएमएफ बराबर है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू डेड डैश E मान लेते हैं। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर मान लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू डेड डैश स्मॉल r मान लेता हूँ। तो सबसे पहले यदि E इक्वलेंट हमसे पूछा तो हम निकाल सकते हैं ना, E इक्वलेंट इज इक्वल टू E प्लस E प्लस E प्लस कितने टाइम्स? आप कहोगे सर n टाइम्स, n सेल है तो n टाइम्स, तो इसलिए हमारे पास आंसर NE। और ऐसे ही R इक्वलेंट की बात करूं तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो R प्लस R प्लस R प्लस डेड डैश कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्मॉल r। बोलो कोई दिक्कत हो तो? क्लियर है? अब सुनना बच्चों, अगर ऐसे कनेक्शन इसके लिए मैं वैलिड करता हूं, देखना कितना ईएमएफ है? ई इक्वलेंट। रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए? आर इक्वलेंट और कैपिटल आर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको ई इक्वलेंट इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट? पहले चेक कर लो आराम से, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, बी की जगह ई इक्वलेंट आई और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट। तो करंट आई की वैल्यू क्या निकली मेरे पास? आई इज इक्वल टू निकला ई इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट, ये करंट निकला। ठीक है ना? अब इस वाले केस की बात करूं, इस वाले केस की, तो इसमें करंट निकालना आई इज इक्वल टू ई इक्वलेंट की जगह एन ई कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। एन को बाहर निकाल लो भले ही, एन से एन कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर अपॉन एन प्लस स्मॉल आर। ये करंट हमारे पास फ्लो होगा इस स्पेशल कंडीशन के अंदर। ठीक है बच्चों? तो यदि सेलों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास ई इक्वलेंट की वैल्यू होती है E1 प्लस E2 और आर इक्वलेंट की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। ठीक है? और करंट की वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन में E अपॉन R अपॉन N प्लस स्मॉल r। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखो, ये मेरे पास फर्स्ट सेल दे रखा है, ईएमएफ इसका E1 मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 मान लेते हैं। ये मेरे पास दूसरा सेल दे रखा है, इसका ईएमएफ E2 मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 मान लेते हैं। फर्स्ट सेल E1, दूसरा सेल E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इनके क्या करते हैं, प्लस टर्मिनलों को एक साथ कनेक्शन कर दिया, माइनस वाले जो टर्मिनल है उनका एक साथ कनेक्शन कर दिया। ये हमारे पास कनेक्शन पॉइंट ए और ये हमारे पास कनेक्शन पॉइंट बी। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल रजिस्टर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने कैपिटल आर से कनेक्ट किया, तो मान के चलते सेल E1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, सेल E2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I2, और ये I1 और I2 जो मिक्स होके ये आपके पास करंट बाहर निकल रहा है I, और I की वैल्यू लिख देता हूँ I1 प्लस I2। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। पहले तो समझो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल हमने लिए, फर्स्ट सेल E1, दूसरा सेल E2, इनके प्लस टर्मिनल एक पॉइंट पर, माइनस वाले टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर। इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। अब अपन ने क्या किया है, इसको एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हम ऐसा मान के चलते हैं इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या मान लेते हैं, VV। अगर मान के चलो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, तुल्य परिपथ, तो इस पूरे कनेक्शन की जगह E इक्विवेलेंट आएगा और एक R इक्विवेलेंट आएगा, E इक्विवेलेंट आएगा और R इक्विवेलेंट आएगा, E इक्विवेलेंट आएगा और R इक्विवेलेंट आएगा।
और ये कैपिटल आर आपके पास एज इट इज़ रहेगा ही, ये कैपिटल आर आपके पास एज इट इज़ रहेगा ही। और कितना करंट फ्लो होगा, आई, ये लो कैपिटल आई, इतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ए माइनस बी बी आ जाएगा। सबसे पहले मैं सेल E1 के लिए बात करता हूं, तो सेल E1 के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे आप? सेल E1 के लिए अपन लगाएंगे, बताओ, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, इक्वेशन नंबर 1। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1, लेकिन इसमें करंट अब देखो I1 है, इसलिए I1 R1। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I1 R1 को इधर लेके आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी ए माइनस बी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्ट था। I1 की वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है, I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन I1, E1 अपॉन R1 माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन R1। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब सेल E1 के लिए निकल गया तो सेल E2 के लिए निकालो, सेल E2 के लिए निकालो। सेल E2 के लिए बोलो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ठीक है, इसके भी लिए अपन लिख सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हो, भले I2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जा सकता है E2 अपॉन R2 माइनस वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी वी अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब कुल धारा की बात करते हैं, टोटल करंट। टोटल करंट बोलो, टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा ना बच्चों। टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 है, तो I1 की वैल्यू पुट करते हैं और I2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, देखो VA माइनस VC को बाहर निकाल लेते हैं और ये अपने पास हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बच्चों। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VA माइनस VB 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो मेरे पास तुल्य परिपथ है, इस तुल्य परिपथ में देखना, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। सही है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस VA माइनस VC VB अपॉन R इक्वलेंट। वही इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, डिवाइड कर दोगे, I इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस VA माइनस VB अपॉन R इक्वलेंट। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 3 की कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कंपेयर करते हैं। देखो इधर I, इधर भी I, तो ये वाली जो चीज़ आएगी ये किसके बराबर आएगी, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट के। इट मीन्स E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये मेरे पास इक्वेशन आई, जिसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 5। क्या लिख सकते हैं बताओ, इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो और कंपेरिजन करो इसका, VA माइनस VB, VA माइनस VB एज इट इज आ गया। ये 1 अपॉन R इक्वलेंट है, ये चल रहा है 1 अपॉन, सॉरी प्लस आएगा बच्चों, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है बच्चों? तो हम यहाँ देखेंगे कि R इक्वलेंट का फॉर्मूला तो यहाँ से निकल जाएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब क्या करेंगे, R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, E1 अपॉन R1 वैल्यू पुट करेंगे, E2 अपॉन R2 वैल्यू, और R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके E इक्वलेंट निकलेगा। तो
तो मतलब वाई दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड वाई दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं अपन, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन वही कंसेप्ट वापस लगाते हैं। मान के चलो एन सेल लेके चलते हैं, सबका ईएमएफ बराबर मान लेता हूँ, E1 E2 डेड डैश E मान लिया, ओके। अगर मान के चलो सबके इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर मान लेता हूँ, R1 R2 डेड डैश स्मॉल r। सबसे पहले बताओ 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। आप लिखोगे 1/r प्लस 1/r प्लस डेड डैश n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n अपॉन स्मॉल r। उल्टा करोगे r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r अपॉन स्मॉल n आ जाएगा। आ गया ना, r इक्विवेलेंट की वैल्यू r अपॉन n, उल्टा कर दोगे। अब रखो इसमें E इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट की वैल्यू r अपॉन n, और ये रखोगे E अपॉन r प्लस E अपॉन r प्लस कितनी बार, n टाइम्स। कितना हो जाएगा बताओ, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r अपॉन n, ये हो जाएगा NER, और r अपॉन n से मल्टीप्लाई करोगे, r अपॉन n से मल्टीप्लाई करोगे, r से r कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, क्या बचा, कैपिटल E, E इक्विवेलेंट कैपिटल E। क्या समझ में आ रहा है? जैसे एक सेल ये दे रखा है, एक सेल ये दे रखा है, और दोनों का ईएमएफ बराबर है। जैसे ये मान लेता हूँ 2 वोल्ट और ये भी मान लेता हूँ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है 1 ओम, और इसका भी मान लेते हैं 1 ओम। तो मैं चाहूँ तो इसको केवल एक सेल से रिप्लेस करूँ तो सीधा इसको 2 वोल्ट लिख देता हूँ। यदि समान विद्युत वाहक बल के n सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, कितने भी सेल हों, यदि पैरेलल कनेक्शन होता है तो इस कंडीशन में उनका तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होता है वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सेल के बराबर। और ज़रूर आपके पास ये ज़रूर कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का 1/2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये वाली चीज़ चेंज नहीं होती है। कोई दिक्कत बच्चों, आए आप बात समझ में? अगर n सेल आपके पास सीरीज पैरेलल कनेक्शन दे रखे हों तो इस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होता, वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बच्चों इसमें अगर करंट निकालूं तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू बताना, वही E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट होगा ना। अब इस केस के लिए अगर मैं निकालूं तो रखना है E इक्विवेलेंट की वैल्यू E, कैपिटल R आपके पास एज इट इज़, और R इक्विवेलेंट की जगह स्मॉल r अपॉन L, ये करंट हमारे पास होगा। और पहले ध्यान है आपको R अपॉन स्मॉल n आ रहा था और ये स्मॉल r अलग से पड़ा था, कौन से कनेक्शन के अंदर, सीरीज में, और पैरेलल में ये आपके पास E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास सेलों का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा अपन ने कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।